हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0। हम लोग चैप्टर जिसका नाम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 6 है। मोस्ट प्रोबेबली ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। 7 लेक्चर हमें मिले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, और 7 लेक्चर में बड़े आराम से हम लोग ये सेशन निपटा देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इस चैप्टर में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में भी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सारी कहानी आज वाले सेशन में होगी। और साथ साथ आज आपको एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के बारे में बताया जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा था, आज होगा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ये वाला जो सेशन है वो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रहा है, और उसका रीजन मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, है ना। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच में कहीं पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल से मैनेज मैं कर पा रहा हूँ। लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड आप लोगों को दे रहा हूँ। और एक दिन का हो सकता है मैं बीच में लीव भी लूँ, छुट्टी पे भी जाऊँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसा मैंने आपको बोल दिया, ये वाला सेशन रिकॉर्डेड है, तो भाई जैसे आपको ये सेशन मिले उसी समय इस पूरे सेशन को हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है ना। ऐसा नहीं रखना है कि ये सेशन आ गया उसको बाद में देखेंगे, ये देखेंगे, है ना, वो नहीं करना। ठीक है, रिकॉर्डेड है, जैसे आया सेशन फिर उसके बाद उसको खत्म करो। नोट्स बनाओ, जो भी अगर आप बनाते हो, और शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। एक चीज मैं और बता दूं, कुछ बच्चों का वो भी था कि सर, है ना, आप क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दो, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे साहब 1.5 घंटे क्लास हो रही है, सर इसको 2 आवर्स कर दो। ठीक है, 2 आवर्स हम लोग कर देंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि 2 घंटे करना है तो भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 आवर्स की कर देंगे। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा था कि सेल्फ रिवीजन का तुम्हें टाइम मिलेगा, लेकिन अब ठीक है, वो तुम लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा जल्दी सिलेबस करने से कुछ फायदा होने वाला, तो ठीक है, मैं उसके लिए भी राजी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक से हम लोग 2 आवर्स का क्लास भी कर देंगे। इस वाले वीक में आपको ये वाली सेशंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दादा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर ना, हमारा सिलेबस आप जल्दी खत्म करवा दो, है ना सर, जल्दी जल्दी लेके सिलेबस खत्म कर दो, फिर हम लोग बहुत सारे रिवीजन करेंगे। अरे मेरे भाई, समझ नहीं रहे हो आप बात को। रिवीजन सिलेबस कंप्लीशन के बाद होता है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीशन के बाद होता है। जितना अच्छे ढंग से आप लोग सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। सीधी सी बात ये, ठीक है ना। अगर मान लो दिन में 10-10 घंटे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ही लेते रहोगे, फिर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कब करोगे, है ना। और ऐसा 10 घंटे क्लास लेके लाइव, और फिर उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट कर तो लोगे फास्ट, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलने वाला। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना, मुझे तो फायदा है उस चीज में, नुकसान थोड़ी ना है मुझे, नहीं क्या? ऐसा नहीं है कि मैं इतना धीरे चल रहा हूं तो इसमें मेरा कुछ फायदा है, नहीं, ये तुम लोगों का फायदा है यार, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मैं स्लो चलने का रीजन सिर्फ इतना सा है, जब सिलेबस से कुछ पार्ट हटा है तो उसका फायदा तुम्हें सिलेबस में मिलना चाहिए। स्पीड अगर मेरा स्लो होगा तो आप लोगों को रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा कर पाओगे। अब तुम चाहते हो कि नहीं साहब, हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवा दो और हमें फ्री कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही कितना सा पोर्शन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब खत्म होने वाला है पी ब्लॉक। अब इसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ा दूंगा, एक बड़ा चैप्टर कोऑर्डिनेशन है, डी एंड एफ ब्लॉक तो इतना सा चैप्टर है, उसको जल्दी खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाला, अरे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का थोड़ा बहुत पोर्शन जो मेंस के सिलेबस में, वो कर लेंगे तो खत्म हो गया सिलेबस। मेरे सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो अगर तुम चाह रहे हो कि जल्दी खत्म करना है, वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी खत्म होगा मेरे लिए तो उतना ही बढ़िया। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए सिलेबस को करते हैं थोड़ा सा स्पीड अप। ठीक है, ताकि टाइमली सिलेबस, टाइमली तो हो ही जाएगा, टाइम से पहले ही मैं करवा दूंगा सिलेबस आप लोगों का। जितना आप लोगों को डेट दी गई है उससे पहले ही मैं तुम लोगों का सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे भी जल्दी चाहिए तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन घर पे तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी, फिर कह देता हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना। सिलेबस जल्दी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, टाइम पे तुम लोग रिवाइज भी कर लोगे, वो सारी चीजें सही है,
लेकिन पता चले सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में तुम लोग घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो प्रॉपर, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा, तो ऐसे रिवीजन करने से, सिलेबस खत्म करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इस बात को तुम समझ लो अच्छे से। चलिए जी, तो बिना किसी देरी की, देरी तो हो चुकी है, हम लोग 5 मिनट बातें कर चुके हैं, लेकिन बातें भी जरूरी है, क्या करें हम, है ना, पार्ट है ये भी। चलो स्टार्ट करें सेशन, है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों के जो कॉमन डाउट्स थे, जो सिलेबस से रिगार्डिंग थे, मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी चीज है वो बता दी है, देख लिया, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी था कि साहब जेई एडवांस का सिलेबस आ गया है ना, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को कि जेई एडवांस के सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। जब कोई रिडक्शन नहीं है तो आपको सारी चीज पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ काट पीट के या कुछ छोटी चीज हम लोग छोड़ देंगे, नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो सिलेबस का पार्ट है, सारा सिलेबस का पार्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, सब कुछ पढ़ा देंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। कब पढ़ाना है वो हमारे ऊपर छोड़ो, सारी टीम डिसाइड करेगी कि कौन सा टॉपिक कब करवाना है। एक सेंट्रलाइज डिसीजन होगा जो सारा पीडब्ल्यू में जो चल रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई टीचर इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले सके, है ना। तो जो भी पॉलिसी रहेगी, सारे टीचर्स जिस चीज को डिसाइड करेंगे वो चीज आपको करवा दी जाएगी उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन अभी जनवरी में अपना मेंस है, उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। एडवांस का सिलेबस पूरा होगा, है ना, उसकी तुम टेंशन मत लो। आ जाओ फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा चैप्टर? पी ब्लॉक, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। और जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होगी दादा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, और एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर खत्म होने के बाद ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप 17 भी छोटा सा पोर्शन है, ग्रुप 18 वाला तो और भी छोटा पोर्शन है। दोनों बड़े आराम से, बड़े बढ़िया ढंग से हम लोग कवर कर लेंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्ट कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्टिविटी? हाइड्रोजन के साथ, है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है, हेलोजन के साथ हेलाइड बनता है, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनेगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर मान लो आपके पास एक एलिमेंट है ई, उसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ करवा दी, ये हाइड्रोजन कौन सा, ये ई क्या दादा? ये सर ग्रुप 16 का एक एलिमेंट है। ये आया हाइड्रोजन से, बोला कान में मैं तेरे साथ रिएक्ट करूंगा, ये बोले कर ले भाई, दिक्कत क्या है मुझे। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा साथ हाइड्राइड, कौन सी टाइप का? H2E। अगर यहां पर E आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है, तो यहां अगर मैं हाइड्राइड की बात करूंगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2Se बनेगा, H2Te बनेगा, ठीक है ना। पोलोनियम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। ये वाले हाइड्राइड्स होते हैं जो आपके जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं, वो इन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए फिर इस चीज के बाद वही सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते थे हाइड्राइड्स के केस में, वो सारी चीजें तुम्हारे सामने लिखी हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बॉन्ड लेंथ की। H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है ना। ये बताओ सबसे पहले इसका ऑर्डर, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, जब तक मैं ये सब कुछ लिख रहा हूं तब तक आप लोग सोच लीजिए कि इसमें किस किस का क्या क्या ऑर्डर होने वाला है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, 15 एलिमेंट्स में ये सारा सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, है ना। लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से सोच लो, ठीक है ना। हाँ, उसका टाइम भी आपको दे देंगे, ठीक है। और फिर आया बॉन्ड एंगल, ठीक है। H2O, H2S, H2Se और H2Te, ठीक है जी। चलिए फटाफट से, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ये सारी चीजें आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है ना। अपने हिसाब से खुद से इसका ऑर्डर लिख लीजिए, और जैसे ही ऑर्डर लिख लो, जब मैं लिखवाऊं ऑर्डर, तो आप लोग अपने ऑर्डर को वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। डन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह 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 वाह। करेंगे हम लोग स्टार्ट।
ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ, एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी सर बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं सर। ऑक्सीजन बेचारे का साइज छोटा है तो सर डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो दादा बॉन्ड एनर्जी साफ डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, करेगी, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी। अरे भैया अगर इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड मजबूत है, इसका मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आगे चलते हैं, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। बताया था आप लोगों को H2O एक आपका नॉर्मल कंपाउंड H2SCTE, ये ड्रैगोस कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड एंगल लगभग 104.5 डिग्री का होता था, और यहां जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 90 डिग्री का होता था। याद आया क्या तुम्हें? यहां 104.5 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री का, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल भी वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स केमिकल बॉन्डिंग में आ चुके हैं। डन है? आइए फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आया रिड्यूसिंग नेचर, बताइयो। फिर उसके बाद आएगा कौन? रिड्यूसिंग नेचर। कौन कौन कौन? रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है जी, कौन आएगा? रिड्यूसिंग नेचर। बताओ देखें कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, बताइए कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, जल्दी बताओ कौन होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। क्या काम है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। बताओ सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? ये सारा मैं ऑर्डर आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? यस, सबसे आसानी से हाइड्रोजन वो प्रोवाइड करेगा जिसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। H2T में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन जल्दी देगा, और हाइड्रोजन जल्दी देगा इसका मतलब वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बताओ भाई, अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? सेम वही ऑर्डर, H2S, H2SC, H2Te। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, फिर उसके बाद एक चीज और बता दो। चलो यहां पर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देता हूं, है ना? क्या लिख देता हूं यहां पर? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या लिख देते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। सर ये सारे के सारे एसिड हैं क्या? बिल्कुल एसिड हैं, क्या दिक्कत है भाई? एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना। यस, और सर यहां पर ये H+ दे सकता है, H+ दे सकता है, H+ दे सकता है। कौन आसानी से H+ देगा? जिसमें बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इस बात से तो सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं ना कि जहां पर बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो उतनी आसानी से H+ रिलीज करेगा, और जितनी आसानी से H+ रिलीज होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है H2Te में। सर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H+ जल्दी रिलीज करेगा। जितना जल्दी H+ मिल जाए हमें उतना ही मजा आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो H2O, H2S, H2SC और H2Te। सर यहां क्या है? कहां कहां? यहां सर यहां पर जो H2O के जो दो मॉलिक्यूल है ना सर, यहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर। यहां पर कौन से फोर्सेस हैं? वैंडरवॉल फोर्सेस हैं। कौन से हैं दादा? वैंडरवॉल फोर्सेस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं बहुत बार। क्या पढ़ चुके हैं? कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कुछ कुछ याद आ रहा तुम्हें? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहां स्ट्रांग होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यहां पर चेक करो, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड और इन सब में वैंडरवॉल है सर। यहां पर यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब सर वैंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं उनकी डिपेंडेंसी किस पे होती है? वैंडरवॉल फोर्सेस की डिपेंडेंसी होती है साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, वैंडरवॉल फोर्सेस उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मानते हो इस बात को? तो सर यहां पर जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है, वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा।
इसका मतलब यह है कि इन तीनों में अगर आप ऑर्डर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और इन सारी चीजों को अगर मैं कंसिडर कर लूं, सबको कंसिडर करने के बाद जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो ये है H2S, H2SC, H2TE और H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट इन सब में सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस H2O में सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप ग्रुप 15 एलिमेंट में कंपेयर करोगे तो NH3 सबसे ज्यादा नहीं होता था, वो थर्ड नंबर पे आता था, है ना। तो ये ग्रुप वाइज होता है, किसी भी चीज को जनरलाइज मत कर लेना कि इसमें ऐसा होता है तो इस वाले ग्रुप में भी ऐसा ही होगा, नहीं, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी हाई है, तो यहां H बॉन्डिंग ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एज कंपेयर टू NH3, है ना, ज्यादा इफेक्टिव है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता विदाउट एनी एक्सेप्शन। बताइए, क्लियर है यहां तक? डन हो गया, हम लोग आगे चल सकते हैं। बताइए, तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, यही वाला पार्ट ऐसा है विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आओ फिर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी। सर देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं सर? ऑक्साइड्स बनाते हैं। सर ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो EO2 और दूसरा होता है EO3। यस, दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, EO2 एंड EO3। सारी दुनिया जानती है EO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। और यहां पर सर E क्या है बता दो, देखें दादा, E है ग्रुप 16 का एलिमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने एक चीज लिखी कि जो ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये गैसेस होती हैं, और सिलेनियम के जो डाइऑक्साइड होता है ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। सिलेनियम का डाइऑक्साइड कैसा होता है दादा? सॉलिड होता है। क्लियर? सिलेनियम का डाइऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड होता है। डन? ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सुनना जरा अच्छे से, ये वाली बढ़िया चीज लिखी हुई है, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है ना डिक्रीज कर रही है। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है सर? उसका ऑक्सीडेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? और ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब सर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। अब समझना, सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस, +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही कह रहा हूं। SO2 जो है ना, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है। तो सर +4 से +6 में जाएगा अगर, तो S का, SO2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये खुद क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मानते हो ना इस बात को? लिखा भी है कि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज सल्फर के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। हम लोग ये पढ़ते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना, तो सर वो +4 से +6 में जाएगा, +4 से +6 में जाएगा तो सर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो TiO2 होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो टेलुरियम होता है ना दादा, वो +4 में तो पहले से ही है, टेलुरियम +6 में नहीं जाना चाहता। क्यों? बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। टेलुरियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में काफी कम स्टेबल है। तो टेलुरियम का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कम हो जाता है, और जब ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव भी नहीं कर पाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और ऑक्सीडाइज कम होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट वीक होते जाएंगे,
है ना। और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम क्यों हो जाती है? बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। सर लोअर ज्यादा स्टेबल होती है, डाउन द ग्रुप हायर नहीं होती। मेरे हिसाब से कहानी आपको समझ में आई है। यस नो में जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या यहां तक? बताइए बताइए। यस, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। TiO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस होता है ना, ये इस केस में जाने की टेंडेंसी नहीं रखता। ये रिड्यूस होगा, +4 से +2 में चला जाएगा, है ना। खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये सल्फर जो होता है SO2 खुद ऑक्सीडाइज होता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है ना। चाहता तो मैं ऐसे सारी चीजों को छोड़ सकता हूं ऐसे ही, लेकिन इन पे कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। लिखता है कि जो बिसाइड्स EO2 टाइप सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम ऑल्सो फॉर्म EO3 ऑक्साइड्स। सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम ऑब्वियस है ना। अभी हम लोगों ने बात करा कि भाई ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +4 भी, +6 भी और -2 भी, है ना। ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। तो ये वाले EO2 के साथ साथ कौन सा शो कर सकते हैं? EO3 भी बना सकते हैं। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +6, एक में +4 होगी। और लिखा है कि बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये ध्यान में रखें बस, है ना। सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो EO2 टाइप हो, चाहे वो EO3 टाइप हो, सारे के सारे ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सारे के सारे ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है क्या? डन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। यस, आगे चल सकते हैं हम लोग। ये था रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और हम लोग अब बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी। आइए, हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हैलाइड्स बनेगा। क्या बनेगा? हैलाइड्स बनेगा। और कौन कौन से हैलाइड्स बन सकते हैं? EX6 बन सकता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, EX4 बन सकता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में EX2 भी बन सकता है ना। +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 तरह के हैलाइड्स बना सकते हैं। और यहां पर जो E है वो है, सारी दुनिया जानती है, आपका ग्रुप 16 एलिमेंट होगा। ग्रुप 16 एलिमेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों करेगी? बिकॉज फ्लोरीन जो साइज है उसकी छोटी साइज होती है सर। सर साइज छोटी है सर, जो भी बॉन्ड बनाएगा ना सर, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी सर। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो जो फ्लोराइड्स होंगे दे आर वेरी मच स्टेबल। सर जो I- है सर, इसकी साइज जो है ना सर, साइज काफी बड़ी है सर, बिग साइज है, तो सर जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना वो सर कम होगी सर, है ना। वीक बॉन्ड बनाएगा सर, वीक बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी कम होगी, है ना। तो हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, है ना, डाउन द ग्रुप से फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसका क्लोराइड, फिर उसका ब्रोमाइड, और फिर उस एलिमेंट का आयोडाइड। क्लियर? बहुत बढ़िया। अमंग हेक्सा हैलाइड्स, हेक्सा हैलाइड का मतलब हो गया ये वाला, जहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। कहता है हेक्सा हैलाइड्स में सिर्फ और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स आर दी ओनली स्टेबल हैलाइड्स। भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मैं आप लोगों को 2 दिन से यही बात बोल रहा हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ शो करेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ शो करेगा। रीजन भी मैंने बता दिया था, फ्लोरीन छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्टेरिक राउंडिंग नहीं होती। ऑक्सीजन भी कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन वो डबल बॉन्ड बनाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। तो इसी वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है एलिमेंट्स की, या तो वो फ्लोरीन के साथ होती है या फिर वो ऑक्सीजन के साथ होती है। रीजन हम लोगों ने देख लिया है ना। तो अगर मैं हैलाइड्स की बात करूं, हेक्सा हैलाइड्स की, तो सिर्फ फ्लोराइड बनता है। जैसे SF6 तो बनता है ना, लेकिन HCl6 नहीं बनता। नहीं पॉसिबल है भाई। सल्फर के चारों तरफ 6 छोटे छोटे फ्लोरीन के एटम बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं,
लेकिन बड़े बड़े 6 क्लोरीन के एटम एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है सर, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है सर, इस वजह से SF6 तो बनता है सर, लेकिन HCl6 का फॉर्मेशन दूर दूर तक नहीं हो पाएगा। बताओ क्या ये मेरी बात तुम लोगों के गले उतरी? क्या समझ में आई क्या बात, है ना? और लिखता है कि सारे के सारे जो हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं आर गैसियस इन नेचर, है ना। क्वेश्चन अब यहां से ये भी आ सकता है कि भाई जो SF6 है उसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आप बोलोगे सब sp3t2 होगा, है ना। और ज्योमेट्री कैसी होगी सर? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा सर, है ना सर। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी आप इसको कह सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और आगे चलो। दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, भाई बता दिया मैंने। सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, ये भी मैंने बता दिया है ना। स्टेरिक क्राउडिंग है नहीं यहां पर कोई। अमंग्स टेट्राफ्लोराइड्स, सल्फर का जो टेट्राफ्लोराइड होता है ना वो गैस होता है, सिलेनियम का लिक्विड होता है, और साथ में टेलुरियम का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सल्फर मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर ना हो क्या रहा है, फ्लोराइड्स का सबसे पहले गैसियस फ्लोराइड बनेगा। टेट्राफ्लोराइड्स की बात हो रही है। हेक्साफ्लोराइड्स सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हेक्साफ्लोराइड सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में। जो टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? SF4 गैस होता है, SeF4 लिक्विड होता है, और टेलुरियम का जो फ्लोराइड होता है वो कौन से स्टेट में आता है? सॉलिड स्टेट में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ जी, अरे बोलो, कोई परेशानी है? नहीं, आगे चले। ठीक है, आओ जी। ओ, 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 ओ। देखो क्या लिखा हुआ है आगे। लिखता है कि ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। डाइक्लोराइड्स भी बना सकते हैं, डाइब्रोमाइड्स भी बना सकते हैं। देखो इसका एक रीजन है ना, अभी देखो वो भी पता लगेगा। और ये जो डाइहेलाइड्स होते हैं आर फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो डाइहेलाइड्स में बना तुम्हारा सल्फर का क्लोराइड HCl2, है ना। सल्फर का क्लोराइड बन गया, सोच के देखो एक बार। सल्फर के वैलेंस शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर, 2 बॉन्ड पेयर है सर। इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं सर, इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर भी है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, और सर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, है ना। वैलेंस शेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही है इनका। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो होता है, NS2 NP4 होता है ना। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो यही तो है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर क्या करेगा? 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, खत्म होगी कहानी। ऐसे भी कह सकता हूं, नहीं तो ये 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, है ना। 2 में लोन पेयर पड़े रहेंगे, 2 ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, और साथ आके ओवरलैप कर लेगा, है ना। क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड बन गया। आयोडीन की साइज बड़ी है, वीक बॉन्ड बनेगा, नहीं बन पाएगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने हेक्सा हैलाइड्स की बात करी, फिर उसके बाद हेक्सा फ्लोराइड की बात करी, फिर उसके बाद टेट्राहेलाइड्स की बात करी, फिर उसके बाद डाइहेलाइड्स की बात करी। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोनोहेलाइड्स। मोनो मतलब एक, अकेला हेलाइड, अकेला हेलाइड, ठीक है ना। जैसे लिखा है, अगर मैं अकेले हेलाइड की बात करूं, मोनोहेलाइड मतलब जैसे सल्फर है उसके साथ एक ही हेलोजन है SF, क्या है? SF। तो ये डाइमरिक इन नेचर होते हैं। जो मोनोहेलाइड्स होते हैं ना, डाइमरिक इन नेचर होते हैं। डाइमरिक इन नेचर का मतलब 2 जिस्म एक जान H2F2 बन जाते हैं, है ना। डाइमरिक इन नेचर का मतलब 2 से 1 बन जाएंगे। SF होना चाहिए था, डाइमराइज हो गया, H2F2 बन गया। बात समझ में आई? यस यस, बोलो बोलो बोलो। क्या बन जाएगा? H2F2, है ना। डाइहेलाइड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ, मोनोहेलाइड डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। SF होना चाहिए था, H2F2 हो गया।
SCl होना चाहिए था, S2Cl2 हो गया। SBr होना चाहिए था, S2Br2 हो गया, ठीक है ना। सिलेनियम क्लोराइड SeCl होना चाहिए था, Se2Cl2 हो गया। मेरे हिसाब से बात क्लियर है ना। और यहां पर देखो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, ये ऐसे होते हैं दिखने में, है ना। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, और इसकी स्ट्रक्चर भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। कैसी होती है, H2O2 होता है ना, जैसे H2O2। ये जो मोनोहेलाइट्स होते हैं ना, जो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कैसे होते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर। जैसे H2O2 होता है ना, H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओपन बुक स्ट्रक्चर, वैसी होती है ये भी। जीवन मेरा, मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है ना, तो ये भी कैसे हैं, खुली किताब की तरह, ठीक है। और एक चीज बढ़िया लिखी है इसने कि दादा ये जो डाइमरिक हैलाइड्स होते हैं ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। सर कैसे पता लगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, देख लो सिलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है यहां पर। सर ये कहां चला गया, +4 में चला गया, और सर यहां 0 में चला गया। सर +1 से +4 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, +1 से 0 गया तो रिडक्शन हुआ। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक सिमिलर एलिमेंट का हो रहा है, इसका मतलब सर ये रिडॉक्स तो है ही, और रिडॉक्स में भी कौन से रिडॉक्स है, सर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है ना। तो ये जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, these dimeric monohalides are these dimeric monohalides undergo disproportionation reaction, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है, डन, वेरी गुड। तो यहां तक मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, सारी चीज आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आ चुकी है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर मैं तुमसे करवा दूं ना, तो मेरे हिसाब से तुम लोग कर ही लोगे इसको, है ना, और निपटा ही दोगे, हो जाएगा। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल, में से कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। तो देखो बताओ बताओ, लगाओ अपना दिमाग लगाओ, इनमें से कौन ऐसा है जो टेट्राहेड्रल नहीं है। NH4+ लिखा है, SiCl4 लिखा है, SO2 लिखा है, SF4 लिखा है, बताओ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी नहीं है। हाँ आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस हो गया, अब तो बता दे। तो देखो सर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, मतलब बॉन्ड पेयर 4 हो गए सर। सर इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर है सर। सर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए यार, 5 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सर यहां तो बात टेट्राहेड्रल की हो रही है, SF4 टेट्राहेड्रल नहीं होगा। एग्जाम्पल तुम्हें कहां लिखवा रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में लिखवा रखा है ना, तो आप लोग चाहो तो केमिकल बॉन्डिंग में जाके देख भी सकते हो, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो, है ना, तो देख सकते हो। आइए फिर इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर भी, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट भी सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, ठीक है ना। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। और अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट में ही जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स के बाद सल्फर के जो एलोट्रोप्स हैं वो हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करें स्टार्ट, ठीक है, आओ जनाब। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, देखो जी वैसे तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, है ना, अमोर्फस फॉर्म्स भी होती हैं, इसकी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ मैं वो पढ़ाऊंगा। हमारे सिलेबस में 2 सल्फर पढ़ना है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी बोला जाता है और बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। इनमें से जो रोम्बिक सल्फर होता है वो स्टेबल फॉर्म होती है ना, कौन सी फॉर्म होती है, रोम्बिक सल्फर, जिसको आप लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हो, है ना। दिस इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर विच ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। आगे आएगा, अगर आप इस रोम्बिक सल्फर को, सॉरी अल्फा सल्फर को अगर आप 360 केल्विन टेम्परेचर के बाद हीट कर दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीटा सल्फर में, है ना। लेकिन फिर से ध्यान में रखना है, इन दोनों में से, इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म में से विच इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, आप लोग बिना किसी देरी के एकदम से भागते हुए बोलोगे साहब अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल, ठीक है। आओ देखें,
अब सर ये अल्फा सल्फर बनता कैसे है, कैसा होता है, इसकी शक्ल दिखने में कैसी होती है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बाकी इस पे स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं पूछी जाएगी आपसे, है ना। इसका कलर येलो होता है, बहुत अच्छी बात है ना। मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, याद रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रखो तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी इतनी होती है। कैसे बनता है, रोम्बिक सल्फर आर फॉर्म्ड ऑन इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये रोल सल्फर भी सल्फर की एक एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही होती है, और एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कौन सी, अमोर्फस, है ना। ये जो दो सल्फर आपके सामने लिखे हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, अल्फा और बीटा सल्फर, ये सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन। रोल सल्फर हो गया, कोलोइडल सल्फर हो गया, ये वाले उसकी कौन सी फॉर्म्स होती हैं, अमोर्फस फॉर्म्स होती है। उनके बारे में हमें नहीं देखना, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, रोल सल्फर होता है, उसको हीट कर दिया आपने, इवापोरेशन हो गया सॉल्यूशन का, तो कार्बन डाइसल्फाइड में आपने सॉल्यूशन ले रखा है उसका, तो क्या बन जाएगा, अल्फा सल्फर बन जाएगा ना। इतना सा ध्यान रखना, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है आपको। इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियस ही बात है इनसॉल्युबल, क्यों, क्योंकि ये होता है नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर, बट डिसॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, इनमें थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, और रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बिकॉज कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है खुद नॉन पोलर होता है। और हम लोगों ने सुना है, क्या तुमने केमिस्ट्री में कहावत सुनी है क्या सर, कौन सी, ये वाली, अरे तुमने केमिस्ट्री में ये कहावत तो सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सुना है ना, जो जैसा है वो वैसे को डिसॉल्व कर लेता है ना। आपका जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो हमारा सल्फर है वो नॉन पोलर है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज वाटर इज पोलर, और ये वाला नॉन पोलर है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड प्योर नॉन पोलर है, जबरदस्त नॉन पोलर है, इसमें आपका बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा, आइए लिखता है कि जो बीटा सल्फर होता है वो कैसे बनता है। पहली चीज तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, ग्रेविटी लिखी है, नहीं याद रखना। सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी हमें ध्यान में है बिकॉज ये भी नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है ना। तो ये दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनता है आपके सामने लिखा है यार, ये प्रोसेस है ना, इसको ध्यान में रख लो, जो लिखा है वो याद ही करना है, कुछ इसका और कुछ इलाज नहीं है। आपके पास रोम्बिक सल्फर है, उसको मेल्ट करो इन डिश, उसको फिर वापस कूल करो जब तक क्रस्ट ना बन जाए ना, गाढ़ा ना हो जाए, वो ऐसे हार्ड ना बन जाए। फिर आगे लिखता है उसमें आप 2 होल कर दो, मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्स आउट, है ना, उसको बाहर निकाल दो। और जब आप क्रस्ट को रिमूव करोगे तो कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड, है ना। ये इसका लेबोरेटरी में प्रिपरेशन है, ये इस तरह से बनाया गया है। मतलब कहने का ये है कि ये बना किससे है, रोम्बिक सल्फर से ही बना है ना, मोनोक्लिनिक भी। लेकिन इसका ये वाली जो कहानी है वो एज सच नहीं पूछता कि कैसे बनता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिखी है वो अगले वाले 2 पॉइंट लिखे हैं भाई, अगले वाले 2 पॉइंट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर वाले पे नहीं, ठीक है ना। लिखता है कि ये जो होता है वो स्टेबल होता है 369 के ऊपर एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। उससे पहले अल्फा सल्फर स्टेबल होता है 369 से पहले, 369 के बाद बीटा सल्फर स्टेबल होता है। इसका मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा 369 केल्विन जिसपे दोनों फॉर्म जो होती है सल्फर की वो स्टेबल होती है, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ, अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बिलो, ये तो हो ही गया, एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसको आप, क्या कहते हो भैया, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। याद रह जाएगा क्या, क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी दादा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस पे ट्रांजिशन हो रहा है ना। ट्रांजिशन हो रहा है कैसे, इससे पहले एक फॉर्म स्टेबल, इससे ऊपर दूसरी फॉर्म स्टेबल, तो इस टेम्परेचर के थ्रू ट्रांजिशन होता है ना। 369 पे दोनों स्टेबल, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। हेलो भाई लोगों, कोई सो तो नहीं रहा सुबह सुबह, अरे जाग रहे हो ना सब लोग, पक्का, ठीक है। आओ फिर आगे। सर एक तो इनऑर्गेनिक है ना, एक तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऊपर से सर रिकॉर्डेड सेशन, सर ये तो सोने पे सुहागा हो गया सर। नाम सुना है तुमने, ये कहावत सुनी है क्या, सोने पे सुहागा, है ना सर, मजा ही आ गया सर, और तो क्या चाहिए बताओ आप, है ना, जितना बोरियत वाला सेशन हो सकता है उतना हो रहा है, क्या करें सर अब, है ना सर। इनऑर्गेनिक में तो लाइव में भी ऊँगने लगते हैं हम तो सर, अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है, सारी कहानी है ना, आदर्श परिस्थिति है ना, आइडियल सिचुएशन है सर नींद आने के लिए, है ना। लेकिन जागते रहो भैया, अगर आ रही है तो मुंह पे पानी वाली डालो, है ना, ठंडा ठंडा, तो नींद भागेगी दूर। ठीक है, आओ आगे देखो, ये वाला पॉइंट अच्छा लिखा है, लिखता है कि जो रोम्बिक और मोनोक्लोनिक सल्फर होते हैं ना, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड की फॉर्म में, मैं आपको बता ही चुका था ये, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, सल्फर एसिड, सिलेनियम एसिड, और जो आपका टेलुरियम होता है वो तो पॉलीमरिक फॉर्म जो होती है ना उसमें एग्जिस्ट करता है। अब ये जो एसिड होता है, एसिड दिखने में कैसा होता है, तुमने देखा क्राउन, देखा क्राउन, देखा है क्या तुमने कभी क्राउन, है भाई, क्राउन मतलब ताज, ये देख रहे हो क्या, मतलब सर का ताज, और राजा महाराजाओं के देखा तुमने, नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज आती है बहुत सारी, ऐसा ताज उसमें आता है। एक सीरीज है मेरे हिसाब से द लास्ट किंगडम, उसमें ताज से बड़ा प्यार होता है किसान को, ऐसी होती है ना। एक सीरीज और भी है वाइकिंग्स करके, उसमें भी ऐसा ताज इसी तरह का दिखाया जाता है उसमें, है ना। हाँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी सीरीज है ना, वो नहीं देखनी है अभी। अभी तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि जो एसिड मॉलिक्यूल होता है ना, रोम्बिक और मोनोक्लोनिक सल्फर जो होते हैं उसमें एसिड मॉलिक्यूल होता है, और एसिड मॉलिक्यूल है तो उसका जो शेप है ना कैसा होता है, ये सर क्राउन शेप का होता है सर, कैसा होता है, क्राउन शेप का होता है। अगर मैं इसमें आपको ये वाला बॉन्ड एंगल बताऊं तो ये लगभग 107 डिग्री के लगभग होता है, ठीक है ना, और ये जो बॉन्ड लेंथ है सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ वो लगभग 204 पिकोमीटर के बराबर होती है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो ये डेटा याद रख सकते हो, है ना, 204 और साथ साथ बॉन्ड एंगल 1077 डिग्री के लगभग, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका शेप कैसा होता है, एसिड मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रह जाएगा। और देखो एक इसने बढ़िया चीज और लिखी है, लिखता है कि सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड, है ना, यहां लिखा नहीं होगा, हैव बीन सिंथेसाइज्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि सल्फर सिर्फ और सिर्फ एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लैब में आप लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बना सकते हो जिसमें रिंग में 8 सल्फर ना होके 6 से लेके 20 तक हो, है ना, 6 to 20 एक रिंग में। जैसे एसिड की अगर मैं बात करूं ना तो एसिड में एक रिंग में 8 सल्फर के एटम है, जब मैं कहता हूं S6 इसका मतलब एक रिंग में सल्फर के 6 एटम है। तो ये मॉडिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप S8 ही बोलोगे। अगर कोई तुमसे ज्यादा समझदार आदमी ये बोले कि क्या वो S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तुम उसको बोलना देख भाई, वैसे तो सल्फर, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर्स एग्जिस्ट इन एसिड मॉलिक्यूल, बट उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, 6 से लेके 20 सल्फर्स एक रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आप उसको बोल दोगे। फिर वो ज्यादा अगर और समझदार होगा तो वो तुमसे पूछेगा कि ये जो S6 की रिंग बनी है ये कैसी होती है, S8 वाली तो क्राउन जैसी होती है, तो ये बता S6 वाली कैसी होती है, तो तुम बोलोगे S6 वाली किस तरह की होती है, चेयर फॉर्म होती है। और सर ये तो नाम सुना सुना लग रहा है सर, चेयर फॉर्म, सर ये तो नाम सुना है सर हमने, यस चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ बोट, हाफ चेयर, पता नहीं क्या क्या चेयर, यस पढ़ा है तुमने, कहा सर, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम सुना है सर इनका, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते भी थे, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स आप लोग पढ़ते थे बेंजीन वगैरह का, साथ साथ आप वहीं पर वो सारा सब कुछ फ्लैगपोल इंटरेक्शन और ये सारी कहानी बहुत सारी पढ़ते थे, है ना। तो चेयर कैसी होती दिखने में, वहां पर आप लोग बनाते थे कुछ ऐसा, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, है ना सर। चेयर जो होती है ना सर चेयर ना हमने इस तरह की देखी है ना, देखो एकदम सर जोरदार वाली चेयर है सर, ये देखो सर कितनी बढ़िया चेयर है, यहां पर टिकाओ आप और यहां सो जाओ, है ना, ये है सर S6, है ना, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S6।
इंपॉर्टेंट चीज इतनी सी है इसमें, आप ध्यान रख लो कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है लगभग 102 डिग्री के बराबर होता है ना, 102.7 डिग्री। और यहां पर जो सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 205 डिग्री है ना, आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो है ना, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाली बॉन्ड लेंथ अगर तुम्हें याद रहे तो आप लोग याद रख लो, नहीं तो एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना। 205.7 डिग्री, 102.2 डिग्री है ना, ये वाला डेटा है, छोटा सा डेटा है। दोनों में कई बार कंपैरिजन के लिए पूछ सकता है, बाकी एज सच और कोई ये, अरे डिग्री क्यों लिख दिया यहां, ये पिकोमीटर है भाई है ना, लेंथ है पिकोमीटर में, ठीक है। और ये है डिग्री, 102.2 डिग्री है ना, ये है किसमें, डिग्री में। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए मैंने बताया कि भाई इसमें 107 डिग्री होता है, S8 में थोड़ा सा कम हो जाता है, 102.2 डिग्री होता है। और यहां पर बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होती है, यहां पर 205.7 पिकोमीटर होती है, लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी हमसे पूछे तो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा सर क्या जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना सर, क्या ये भी लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, O2 जो होता है ना, O2 इसका हम लोगों ने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। एक बात बताइए, पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है? तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई जिन्होंने स्टार्ट कर रखी है, रिवीजन टाइम पे करते हैं, वो जानते हैं कि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में। जब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं वहां से हमें चीज पता लगती है। तो सर अगर इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सर ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। जैसा O2 होता है वैसा ही इसका बड़ा भाई S2 होता है। S2 भी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लिखा आपके सामने। एट एलिवेटेड टेम्परेचर लगभग 1000 केल्विन, देख रहे हो, S2 इज डोमिनेंट स्पीसीज। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ बोले, मान लो कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोग बोलोगे S8 की फॉर्म में। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो बहुत हाई टेम्परेचर पे या फिर एलिवेटेड टेम्परेचर पे सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोग बोलोगे S2 की फॉर्म में। यस यस यस, कुछ कुछ समझ में आ रही मेरी बात है जी। अगर तुमसे बोले सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिना कुछ ना नकर किए, बिना कुछ दिमाग लगाए सीधा बोल देना है S8। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है एट हाई टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोग बोलोगे सर सल्फर S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सर जो S2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जस्ट लाइक O2। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, बस याद रख लियो। यस क्लियर है, डन है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसी के साथ मैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स खत्म होने की विधिवत घोषणा करता हूं, है ना। तो यहां तक ग्रुप 16 एलिमेंट्स था, बहुत ही आसान सा पार्ट है ना ग्रुप 16 भी। वो जब केमिकल रिएक्शंस हट जाती है ना तो उसके बाद आपका पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा लोड वाली चीज होती नहीं है। यस आगे चले हम लोग, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम लोग। अच्छा एक चीज और देखो, जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते थे ना उनको हम लोग क्या बोलते थे? चाल्कोजेंस बोलते थे, याद है क्या तुम्हें? ग्रुप 16 एलिमेंट जो होते हैं ना उनको क्या बोलते थे? उसका एक और नाम भी है, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों कहते थे? चाल्को मतलब होता है यहां पर जो कॉपर के ओर्स होती थी ना उनको चाल्को बोला जाता है ना। और जो कॉपर की मैक्सिमम ओर्स हैं या तो वो ऑक्साइड ओर्स हैं या फिर वो सल्फाइड ओर्स हैं, है ना। मतलब या तो वो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है या फिर सल्फर प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई वहां से नाम आया चाल्कोजेंस, है ना। कॉपर की ओर्स चाल्को बोला जाता था उनको, ठीक है, वहां से नाम पड़ा चाल्कोजेंस, ठीक है ना। कॉपर की ओर्स होती है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है CuF-CuFeS2 तो कॉपर पायराइड्स होता है ना। तो यहां पर उनमें क्या प्रेजेंट होता है? या तो ऑक्सीजन या फिर सल्फर, ठीक है।
तो इसी वजह से इनको नाम, और ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट्स है तो इनको नाम दे दिया गया चाल्कोजेंस। वैसे ही ग्रुप 17 एलिमेंट्स का एक और नाम है सर, कौन सा? हेलोजेंस। क्या नाम है? हेलोजेंस। इसमें दो चीज हैं, हेलो 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 और जेंस। देखो इन दोनों का मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि हेलोजेंस में से हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट और जेनस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, बॉर्न, है ना, सॉल्ट प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे मेटल के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेट से आप लोगों ने देखे ना सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है। तो ये सारे के सारे क्या बन करते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई दीज आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट बॉर्न, है ना, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। और एंड दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस। हेलो का मतलब सॉल्ट, जेनस का मतलब प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर हेलोजेंस कहा जाता है। ठीक है सर, इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बहुत आसान सी चीज है सर, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टाटीन होता है ना। इनमें से ये जो चार होते हैं सर, ये तो नॉन मेटल होते हैं, है ना। और सर ये जो लास्ट वाला ना 80, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। बात समझ में आई क्या? बहुत आसान है। ठीक है, और लिखता है कि हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। और एस्टाटीन जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैंने बताई दिया। सर अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होता है नोबल गैस, वैलेंस शेल होता है NH2NP5। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो होते हैं साहब 7, 5 नहीं, है ना। कितने होते हैं? 7 होते हैं। सर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ ही लेंगे इनके बारे में, है ना। छोटा मोटा मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी चीज देखो आप अकरेंस के बारे में, है ना। जो लिखा है एक बार देख लो इसको, है ना। जो लिखा है वो वैसे ही रहेगा। अकरेंस जैसा मैंने आप लोगों को बोल दिया, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को आप लोग याद रखें, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फटाफट से ये पढ़ लो, अकरेंस वाला जो पोर्शन लिखा है फटाफट से देख लो इसको। बेटा एस्टाटीन के बारे में हम लोग ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, बिकॉज एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव है तो उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा चीजें मतलब ऐसी होगी नहीं जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ करें, स्टार्ट करें, हम लोग आगे चले। हाँ जी, तो बेटा जो लिखा है उसको एक बार आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूले लिखे हैं 2-4, है ना। क्रेवलाइट का फॉर्मूला लिखा होगा एक, ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूले ध्यान रख लेना, कई बार इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। एज सच तो इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं किस पे? इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पे।
ठीक है ना। और अब हम लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं ये सारा सब कुछ पढ़ने में। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np5, ठीक है ना। और ns2np5 है, इसका मतलब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 7 होने की वजह से इनकी टेंडेंसी जनरली एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी रखते हैं, इसी वजह से ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करूं तो देखो एक चीज, हम लोग लिखते थे कि एक किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है ना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को हटा दो। तो यहां पर आता है ग्रुप 1 और यहां आता है ग्रुप 17, है ना। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, है ना, बिकॉज उसको हटा दिया, नोबल गैसेस होती है, वैन डर वाल्स रेडियस डिफाइन होती है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट की जो साइज है जनरली अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटी होती है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इस वजह से। लेकिन अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं एक ही ग्रुप में, ग्रुप 18 में बात करें, तो फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा है ही नहीं। और देखो चलते चलते हम लोग आयोनिक रेडियस के बारे में भी देख लेते हैं। साहब आयोनिक रेडियस कौन सी, माइनस वाली होगी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, है ना, ये ऑर्डर होगा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। और ये तो जनरल ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर यहां पर भी है, कुछ अलग से ऑर्डर इसमें नहीं आया, ठीक है साहब। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, है ना, लिखा है दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं करना चाहते, है ना, दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन करना ही नहीं चाहते हैं, है ना, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, साइज भी छोटी होती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा छोटी साइज है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सीधा, है ना। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ऑर्डर भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, यहां पर आता था एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाता है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होना चाहिए था, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। क्या है ये, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ना, लेकिन सर ऐसा नहीं है सर ये तो सरासर गलत है सर, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। ऑर्डर में अगर आप देखोगे ना तो क्लोरीन पहले आता है, फिर फ्लोरीन आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। रीजन आप लोगों को मेरे हिसाब से पहले से पता है, याद है क्या तुम्हें? यस सर, फ्लोरीन जो होता है, मैं बता देता हूं एक बार, आप लोगों की याददाश्त अगर कमजोर है तो फ्लोरीन जो होता है ना सर इसकी साइज छोटी होती है ना सर, साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है ना। छोटी साइज, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, छोटी साइज क्यों है, बिकॉज सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब भाई सेकंड पीरियड में आपने 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब सेकंड पीरियड है बेचारा छोटा सा, उसमें आपने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो क्या होगा सर, आपस में इलेक्ट्रॉन में लड़ाई होने लगेगी, है ना सर। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। अरे बोलो ना, अगर एक दूसरे को रिपेल करेगा तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, फ्लोरीन ने F माइनस बना दिया, सोच के देखो, F माइनस बना दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, बेचारा फ्लोरीन बोलेगा भगवान मैं तो पहले से परेशान था, मेरे में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पहले से इतना ज्यादा था, तूने एक इलेक्ट्रॉन मुझे और दे दिया, मेरा ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गया, मैं तो और ज्यादा परेशान हो गया, है ना। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। यस, बिकॉज क्लोरीन बोलेगा साहब मैं हूं बड़ी साइज वाला, है ना, मैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट हूं, तो मेरी साइज जो है ना थोड़ी बढ़ गई है। साइज अगर बढ़ गई है तो सर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ना थोड़ा कम हो गया है सर, कम हो गया है, और रिपल्शन कम हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो गया है।
इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करेगा, अच्छी बात है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन के लिए, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। वेरी गुड। आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है ना, और वो हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है। बड़ा गुमान है इसको, कौन किसको? ग्रुप 17 एलिमेंट को बड़ा गुमान है कि मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है कौन? क्लोरीन, है ना। होना भी चाहिए भाई, जिसके पास कुछ होगा वो तभी तो गर्व करेगा, उस पर प्राउड फील करेगा। नहीं तो तुमने कहावत सुनी होगी, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, है ना, कुछ है ही नहीं, है ना, क्या ही करेगा बेचारा। यस। अच्छा, इसमें चाहो तो आप एक चीज और भी लिख सकते हो, है ना, आप हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हो, है ना, बहुत आसान है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना, चाहो तो ये भी ऐड कर लो आप। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी बताइयो? एक लिखा है F माइनस, Br माइनस, I माइनस, क्लोरीन कहां गया पे? Br माइनस और I माइनस, है ना, यही है, बोलो ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दादा खाना बोलना पड़ेगा, यही होता है क्या दादा? अगर तू इसमें देखेगा ना तो साहब इसका साइज सबसे छोटा है, साइज छोटा है, साथ साथ इसके ऊपर चार्ज भी सबसे कम है। सॉरी, चार्ज तो सब पे सेम ही है, साइज छोटा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज लिखी थी, बहुत आसान टॉपिक है, हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। बिना किसी देरी के मैं बात कर लेता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आइए जनाब, बहुत आराम से लिखिए चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ठीक है। ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड कलर का, लिक्विड होता है। आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड होता है। हम सब लोग जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर जो ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर कहते हैं ना हम लोग, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट ब्रोमीन की कैसी होती थी? लिक्विड होती थी, तुम लोगों ने पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में। आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा होता था? I2 सॉलिड लिखते थे, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सिंपल है, पहले से जानते हैं हम लोग, ठीक। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है। यस यस यस, अरे बोलो बोलो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगा सर, डिक्रीज करेगा सर। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंडेंसी रखती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्यों साहब मॉलिक्यूलर वेट क्यों? वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करते हैं किस पे? साइज पे। साइज इतनी बड़ी होगी, वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जो ऑर्डर है बिल्कुल ऑर्डर वैसा ही रहता है, विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ठीक है। हैलोजेंस तो सर कलर्ड होते हैं, सर कलर्ड होते हैं, याद करो। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया बे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। यस, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी पढ़ाया था, उसमें लिखा था एप्लीकेशन में कि इसकी वजह से आप लोग हेलोजेंस के कलर को डिफाइन कर सकते हो, है ना। वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि होमो ल्यूमो होता है, होमो और ल्यूमो में एनर्जी डिफरेंस होता है। यस, एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां प्रेजेंट है, जैसे ही थोड़ी सी हीट मिली ये यहां चला जाएगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। यस, और वो जो अब्सॉर्ब करेगा उस एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेंगे और डिफरेंट कलर शो करेंगे। लेकिन कलर का रीजन वही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने ये सारी कहानी पढ़ी थी, जब हम लोगों ने इनका डायग्राम बनाया था। याद है? क्लियर है? हाँ, लिखता है कि ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। कलर होने का रीजन ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन, है ना। यहां से यहां जाएंगे, विजिबल रीजन में रेडिएशन अब्सॉर्ब करेंगे, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। लोअर से हायर में चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है? कलर होता कैसा कैसा है सर, याद रखना है या बिल्कुल याद रखना है?
है ना। किसका कैसा कलर होता है याद रखना है। फ्लोरीन जो होता है येलो कलर का होता है ना, गैस होती है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लोरीन जो होता है वो सर ग्रीनिश येलो होता है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रोमीन तो रेड ब्राउन होता है, ये सारी दुनिया जानती है, लिक्विड स्टेट होता है। और आयोडीन कैसा कलर का होता है, वॉलेट कलर का होता है। लेकिन आयोडीन कैसा होता है सर, सॉलिड होता है। कलर में डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेंगे, और जब रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो मेरे भाई कलर भी चेंज होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखता है कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। बहुत अच्छी बात है ना, दोनों रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा भाई, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन आएगी आगे, मैं तब बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आप इतना सा ध्यान रखो, जो बेचारे ब्रोमीन और आयोडीन है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, रेडिली सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सॉल्यूशंस, है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर का रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं, ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की। क्या बात कर रहे हो, बॉन्ड एंथैल्पी से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो। तुम ना एक काम करो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो। किसका ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, किस किस में, F2, Cl2, Br2, I2, बताइए फटाफट से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। सर हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है सर। अगर एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, अगर एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगा। यस कि नो सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो सर इस हिसाब से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल हम आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। तो सर एक काम करो, आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दिया तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी बता दो। यस, तो सर हमने तो यह पढ़ा है कि जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा वहां बॉन्ड एनर्जी कम। अरे बोलो ना सर, इस हिसाब से ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था, इसमें बॉन्ड लेंथ कम है सर, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये सही नहीं है। यस, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड में से सर इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता था। ये मजबूत बॉन्ड है, यहां सिर्फ साइज नहीं देख सकते, हर जगह एक चीज नहीं देखी जा सकती, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सर यहां क्या हुआ, अरे मेरे भाई यहां ये दिक्कत है, देख मैं बताऊं, देख फ्लोरीन का साइज है छोटा, बार बार मैं तुम्हें याद दिलाता हूं यार, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, गजनी हो गए साले, हैं। यहां देख क्लोरीन क्लोरीन, अरे मुन्ना छोटी साइज है तो इनके बीच दूरियां कम है ना। एक छोटे कमरे में दो इंसानों को खड़ा कर दोगे, दूरियां कम होंगी। यहां साइज बड़ी है, लोन पेयर के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, जहां दूरी कम रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर यही ऑपोजिट चार्ज होते तो कम दूरी अट्रैक्शन होता, मजा आ जाता। लेकिन सर यहां सिमिलर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर इन केमिस्ट्री, ठीक है ना। इन केमिस्ट्री में स्पेसिफाई कर देता हूं पहले से, वैसे आजकल कुछ भी हो सकता है दैनिक जीवन में, है ना, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ज्यादा होगा छोटी साइज होने की वजह से, यहां बड़ी साइज है रिपल्शन कम हो जाएगा। इस वजह से क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी F2 से ज्यादा होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फ्लोरीन का इतना कम हो जाता है कि यहां पहुंच जाता है। दिस इज द फाइनल ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंथैल्पी, या आप लोग बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या, डन। आगे चलें हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, यस बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात बताइए आपने। सर एक और बहुत जबरदस्त चीज और लिख देते हैं,
बहुत ही प्यारा, मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ये तुम्हारे दिमाग की नसें खोल देगा, है ना। तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या लिखता है, लिखता है although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. F2 जो होता है ना दादा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं। और तुम लोग तो सारे समझदार बच्चे हो, तुम्हें तो ये भी पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जिसके बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं, जो जब मर्जी हो जिसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है ना। यस, तुम लोग पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तुमने पढ़ ली ये चीज शायद, है ना। वो टेबल देखते थे ना तुम लोग, कौन सी वो रिएक्टिविटी टेबल देखते थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद है ना। क्लोरीन सबसे ऊपर आता था, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम सबसे नीचे आता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन बीच में आता है ना। ऐसे होता है ना, एसआरपी कम, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होता है। स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल यस प्लस 2.87 होता है, लिथियम माइनस 3.05 वोल्ट होता है ना। तो हम लोग यही कहते थे एसआरपी कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, एसआरपी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा होता था। एसआरपी क्या है? अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ, तो सर एक बात बताओ, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सुनना अब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो खुद, उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। मानते हो ना इस बात को? रिडक्शन होगा, ठीक है सर। अगर सर रिडक्शन होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सर जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है ना, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो? बोलो, रखते हो ना? बिल्कुल रखते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है? सर क्लोरीन का। इसका मतलब क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो अगर क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो साहब क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था, आपने फ्लोरीन को कैसे बना दिया? समझे क्वेश्चन तुम मेरा? बोलो बोलो, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? पक्का? तो बताओ फिर इतना समझने से क्या होगा, आगे बताओ क्या होगा, क्या रीजन हो सकता है? देखो मैं रीजन आपको बता देता हूं। एक्चुअली हम लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर कंसीडर करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर कंसीडर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होती, तीन चीज है जो कंसीडर की जाती है। अगर आपको किसी की भी ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करनी है ना, तो आपको तीन चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? अभी मैं बताता हूं। देखो, आपका जो हेलोजन होता है, मैं जिसको एक्स से लिख रहा हूं, X2 हेलोजन जो होता है ना दादा, वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में, है ना। मैं अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, दोनों गैस होते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? इस X2 को कन्वर्ट करना पड़ता है Xg में, गैसियस स्टेट में। ये जो Xg होता है गैसियस स्टेट में, X है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस बनाएगा, और जो X माइनस है इसका हाइड्रेशन होगा और बनेगा X माइनस एक्वस। एक्चुअली जब भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं, तो हमें यहां से यहां जाना होता है। भाई हमारे पास X की फॉर्म में एलिमेंट थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई F से F माइनस जाना थोड़ा मुश्किल है, Cl से Cl माइनस जाना थोड़ा आसान है। बिल्कुल है, आसान है, मैं भी मानता हूं। X से X माइनस जाना आसान है, किसके लिए? क्लोरीन के लिए। सर इसमें जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो किसके लिए आसान है? सर वो आसान है क्लोरीन के लिए। लेकिन सर जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं, तो सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है, यहां से यहां देखना है कि यहां से यहां जाना किसके लिए आसान है।
और जब वहां से वहां जाते हो तो सिर्फ एक चीज नहीं आती, तीन चीजें आती है। सबसे पहले x2 से x बना, कैसे सर? x2 में x और x के बीच बॉन्ड बना हुआ था, सबसे पहले सर इस बॉन्ड को तोड़ना है और 2x बनाने हैं, दो एलिमेंट बनाने हैं x के। जैसे बॉन्ड टूटेगा 2x बन जाएंगे। हमें 2 नहीं चाहिए सर, हमें तो हाफ चाहिए। यस, यहां हाफ लिख दो आप लोग, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज डेल्टा एच डिसोसिएशन, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप ये कह सकते हो, है ना, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिख दो। सबसे पहले मुझे x2 को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे नेचर में x मिलेगा नहीं, मेरे पास x2 प्रेजेंट है, मैं पहले उसको x में कन्वर्ट तो करूंगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊंगा। x2 इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी ना करेगा, कौन करेगा? x गेन करेगा। दादा हाँ ना, बोलो ना यार, समझ आ रही है क्या बात? तो पहले x2 को x बनाया, कितनी एनर्जी चाहिए थी? हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, है ना। हाफ क्यों? क्योंकि अगर पूरा डेल्टा एच डिसोसिएशन लिखोगे ना तो 2x बनेगा, 2x नहीं चाहिए मुझे, x चाहिए, तो हाफ करना पड़ेगा। फिर x को इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, बिल्कुल सही बात है, और x माइनस का हाइड्रेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। यस, बोलो बोलो बोलो, अब समझो। सर ये हाइड्रेशन क्यों हुआ? बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो सॉल्यूशन फेज में होती है, गैसियस फेज में नहीं होती। और सॉल्यूशन फेज में होगी तो सॉल्वेंट जनरली पानी होता है, और पानी होता है तो हाइड्रेशन तो होगा ही। सिर्फ प्रोसेस यहां से यहां नहीं रुक जाएगा, अगर पानी है तो x माइनस एक्वस में भी जाएगा, वो प्रोसेस यहां नहीं रुकेगा। तो सर यहां से यहां पहुंचना आसान कब होगा? जब सबसे पहले हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। आसान तभी होगा ना भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी x2 से x उतनी ही आसानी से बनेगा। बहुत अच्छी बात है। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, किसके लिए ज्यादा होती है? क्लोरीन के लिए ज्यादा होती है। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, जिसका आसानी से हाइड्रेशन हो जाए, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये कम होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए, और ये भी ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके लिए कम होती है? फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन के लिए। तो ये प्रोसेस किसके लिए आसान है? फ्लोरीन के लिए आसान है, मानते हो? ये प्रोसेस किसके लिए आसान है? क्लोरीन के लिए आसान है। और यहां से यहां प्रोसेस किसके लिए आसान है? हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? जिसकी साइज छोटी होती है। किसकी साइज छोटी है? F माइनस की। तो सर ये वाला प्रोसेस भी किसके लिए आसान है? फ्लोरीन के लिए। तो सर 3 प्रोसेस हैं, 3 में से 2 प्रोसेस किसके लिए आसान है? फ्लोरीन के लिए आसान है। और फ्लोरीन की साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी है, इसी वजह से इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वही एनर्जी x2 को x में कन्वर्ट करने में काम में आती जाती रहती है ना। ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो 3 में से 2 फैक्टर ज्यादा किसके लिए है फेवरेबल? फ्लोरीन के लिए। एक फैक्टर है क्लोरीन के लिए। जो नेट इफेक्ट है वो ये कहता है कि यहां से यहां जाना सबसे आसान किसके लिए है? फ्लोरीन के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन होगा? फ्लोरीन। किसका रिडक्शन सबसे आसानी से होगा? फ्लोरीन। मेरी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है शायद, पक्का? क्लियर? वेरी गुड। तो अगर तुमसे कोई रीजन पूछे ना तो आप लोग रीजन लिख सकते हो। क्या? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। यस। दूसरा क्या लिख सकते हो? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यस। क्या लिख सकते हो? लो डेल्टा एच बॉन्ड, है ना, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये होता है रीजन किसके लिए? ये होता है रीजन किसके लिए? इस पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है ना। तो चलिए बस भाई आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज अगली क्लास में खत्म कर देंगे। होमवर्क में फटाफट से दे देता हूं। आप लोगों का होमवर्क यही है कि जाइए घर पे बढ़िया ढंग से रिवीजन कीजिए और सिलेबस कंप्लीशन की चिंता मत कीजिए भाई, है ना। जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ लो ना यार, बाकी सब्जेक्ट में तो पढ़ रहे हो ना। जितना पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या सारा मैंने पढ़ लिया उतना? अगर सब कुछ मैंने पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन कर लिए, डीपीपी कर ली, मॉड्यूल कर लिया, तब तो आगे पढ़ने की सोचो। नहीं तो मुझे पहला वाला भी तो देखो जो पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस की टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, है ना। भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मेरे पे विश्वास करो आप लोग। फिर उसके बाद सर रिवीजन हो गया आज, और फिर उसके बाद डीपीपी कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग उठाएंगे किसको? मॉड्यूल को, है ना सर। मॉड्यूल में हम लोग
एक्सरसाइज 1, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप 16 पहले करो। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, सारे क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट एलिमेंट्स है ना, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स है ना, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज तक के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो है ना, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज तक के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो है ना। दादा ये हो गया आपका होमवर्क, बस इसी तक आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे हेलोजन की, और फिर उसके बाद ग्रुप 18 एलिमेंट्स हमारा रहेगा, वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, चल सकते हैं। हेलोजन की डेंसिटी का भी ऑर्डर आप लोग चाहो तो देख सकते हो है ना, लिखा नहीं था शायद हमने। हाँ डेंसिटी का ऑर्डर देख सकते हो, F2 Cl2 Br2 I2 है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है डेंसिटी। गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड है ना, यही तो हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। चलो जी, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, वापस आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव सेशन में ना, 2 रिकॉर्डेड सेशन दे दिए मैंने, अब नेक्स्ट लाइव सेशन में मुलाकात होगी। 1 घंटे 20 मिनट का मैंने लेक्चर दे दिया है, ये आप लोगों के लिए कम से कम 1.25 से 2 घंटे की सेशन के बराबर है, जब रिकॉर्डेड आपको लगभग 1 घंटे 20 मिनट का सेशन मिलता है तो, है ना। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और बेटा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।